हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। फ्रेंड्स, टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये पार्ट 8 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक वीडियोस दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पार्ट 7 जहाँ पर ख़त्म हुआ था, उससे जो आगे का जो प्रश्न है उन सभी को पार्ट 8 में डिस्कस करेंगे। इसीलिए अगर आप लोगों ने इन सभी पार्ट को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में इन सभी का वीडियोस मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके 5 से 6 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको NSTI में सिलेक्शन लेना है तो इस पूरे सीरीज को ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। वन 176 सीट पर बड़े साइज के वृत्त खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि ट्रैमल का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बीम कंपास को भी ट्रैमल कहा जाता है। यह सीट पर बड़े साइज के वृत्त खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। डबल लेवल V ब्लॉक में V ग्रुप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि 2 V ग्रुप होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो डबल लेवल V ब्लॉक में 2 V ग्रुप होता है, जो दोनों टॉप और बॉटम में ग्रुप बने होते हैं और इनके दोनों साइडों पर आयताकार के ग्रुप बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 178। V ब्लॉक इतने में 540 का अर्थ है, यानी कि V ब्लॉक इतने में आपको इस 540 का आपको अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, यानी कि इस पर 540 mm व्यास की जॉब क्लैंप की जा सकती है, यही इसका अर्थ है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो V ब्लॉक इतने में 540 का अर्थ है, यानी कि इस 540 का अर्थ है इस ब्लॉक पर 540 mm व्यास की जॉब क्लैंप की जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 179। जो भी ब्लॉक जोड़े में होते हैं उन्हें लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, यानी कि मैच्ड पेयर में लिखते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैच्ड पेयर V ब्लॉक जोड़े में पाए जाते हैं। इनकी शुद्धता एवं साइज समान होता है और इस V ब्लॉक को नंबरों एवं अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। इस V ब्लॉक को कैपिटल M अक्षर से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 180।
पाइप वाइस में जा का भी ग्रुप कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 90 डिग्री होता है। अब आइए फ्रेंड्स, जो पाइप वाइस है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो गोल चीज़ों को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए इनके जबड़ों यानी कि जॉज में भी ग्रुव होते हैं। भी का कोण जो होता है, यानी कि जो भी ग्रुव होता है उसका जो भी का जो कोण होता है वो मुख्यतः 90 डिग्री का होता है। इनकी देह यानी कि बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो ढलवा लोहे की और स्पिंडल एवं हत्था यानी कि हैंडल मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। एक बाह्य थ्रेड के पिच व्यास का मापन किसका उपयोग कर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग कर किया जा सकता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बाह्य थ्रेड के पिच व्यास का मापन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग कर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। बहिर्मापी माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाह्य व्यास मापने के लिए किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो बाह्य माइक्रोमीटर का उपयोग या प्रयोग जॉब का बाह्य व्यास मापने के लिए किया जाता है। यह नट व बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला इसका पॉइंट है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 mm होता है। अगला इसका पॉइंट है, मार्केट में यह 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm आदि परासों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। किसी पुर्जे की आंतरिक विमाएं जैसे किसी छिद्र या ट्यूब का आंतरिक व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंतर्मापी माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी कि अंतर्मापी यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी जॉब या पुर्जे की आंतरिक विमाएं जैसे किसी छिद्र या ट्यूब का आंतरिक व्यास मापने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है, यह नट व बोल्ट के सिद्धांत पर आधारित मापक यंत्र है। इसका अल्पतमांक जो है वो 0.01 mm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। एक मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल का पूर्ण परिक्रमा आगे बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.50 mm आगे बढ़ती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल को एक चक्र घुमाया जाता है तो स्क्रू अपने कक्ष की दिशा में 0.5 mm आगे या पीछे हटता है। अगला इसका पॉइंट है, माइक्रोमीटर स्क्रू तथा स्क्रू नट विधि पर आधारित यंत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 185। गन मेटल तांबे की एक मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टीन और जिंक की मिश्र धातु है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो गन मेटल को रेड ब्रास के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि
जाना जाता है। यह तांबा, टिन तथा जिंक का मिश्रण होता है, यानी इन तीनों का मिश्रण होता है, जिसमें तांबा 88% होता है, टिन 8 से 10% तथा जिंक 2 से 4% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.02 से 0.03% होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा 0.02 से 0.03% होता है। यह लगभग 99.8% शुद्ध लोहा होता है। इसमें कार्बन तथा अशुद्धियाँ बहुत कम होती है। यह बहुत मुलायम होता है, जिसे हाथ से मोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डायमंड, यानी कि हीरा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यह एक पारदर्शी रत्न है। हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए यह बहुत कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। निम्न में से कौन सा फेरस धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइल्ड स्टील, यानी कि मृदु इस्पात जो है यह फेरस धातु है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो मृदु इस्पात एक फेरस धातु है। मृदु स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.15% से 0.25% तक होती है, इसलिए यह अधिक मुलायम होती है। मुलायम होने के कारण इसे आसानी से फॉर्ज किया जा सकता है और आसानी से वेल्ड भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 189। वे पदार्थ जिनमें निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अक्रिस्टलीय कहा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, उन्हें अक्रिस्टलीय कहा जाता है। अगला है सेरेमिक्स एवं पॉलीमर्स या बहुलक की संरचना अक्रिस्टलीय होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 190। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पारा, यानी कि मरकरी। पारा यानी कि मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। शुद्ध लोहा का गलनांक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुद्ध लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। गलन को जड़ीभूत करने पर कौन सा लोहा बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डेल्टा लोहा बनता है। गलन को जड़ीभूत करने पर डेल्टा लोहा बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 193। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो
अर्धचालक पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक तो जर्मेनियम, दूसरा सिलिकॉन। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले दो अर्धचालक पदार्थ क्रमशः जर्मेनियम, जिसको Ge से डिनोट करते हैं, तथा दूसरा सिलिकॉन, जिसको Si से डिनोट करते हैं, वो है। अगला इसका पॉइंट है, ये दोनों आवर्त सारणी के 14वें कॉलम के तत्व हैं। अगला इसका पॉइंट है, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। अगला इसका पॉइंट है, Si यानी कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 तथा Ge यानी कि जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग बल्बों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बल्ब में प्रयुक्त कंडक्टर टंगस्टन है। इसका गलनांक बिंदु अधिकतर लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण ही इसे बल्ब के फिलामेंट बनाने में प्रयोग करते हैं। अगला है, हीटर के फिलामेंट नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, लोहा और किससे जंग का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि लोहा और ऑक्सीजन से जंग का निर्माण होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो लोहा और ऑक्सीजन से जंग का निर्माण होता है। लोहा का निष्कर्षण लाल हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। मैग्नेटाइट लोहा का चुंबकीय अयस्क है। अगला क्वेश्चन नंबर 196, सीसा यानी कि लेड निम्न अयस्क से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैलेना से निकाला जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि एक तरफ धातु दिया गया है, दूसरी तरफ उसके अयस्क दिए गए हैं। तो सीसा, जिसको हम Pb से डिनोट करते हैं, इसका जो अयस्क होता है वो गैलेना और सीरोसाइड होता है। दूसरा है कैल्शियम, जिसको हम Ca से लिखते हैं, इसका अयस्क जो है वो जिप्सम, फेल्सपार आदि होता है। अगला है सिल्वर, जिसको हम Ag से लिखते हैं, इसका जो अयस्क है वो नेटिव सिल्वर आर्टेनटाइट होता है। अगला है टीन, जिसको हम Sn से लिखते हैं, इसका जो अयस्क है वो कैसीटेटाइट होता है। अगला है जिंक, जिसको हम Zn से लिखते हैं, इसका जो अयस्क जो होता है वो जिंक ब्लेड या कैलामीन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 197, निम्न में से कौन अलौह धातु है, यानी कि नॉन फेरस मेटल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रास यानी कि तांबा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रास निम्न में से एक अलौह धातु है। पीतल में लगभग 30% जस्ता तथा 70% तांबा होता है। यह संक्षारणरोधी होती है तथा कुछ प्रकार के तेजाबी से अप्रभावित होता है। यह धातु नरम तथा तन्य होती है। यह अचुंबकीय गुण रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 198, 2% से अधिक लोहा की मात्रा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कास्ट आयरन कहलाती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
तो 2% से अधिक कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में होता है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 2 से 4.5% तक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। निम्नलिखित में से कौन सा भाग फाइल यानी कि रेती में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फ्लूइड जो है वो नहीं होता है। बाकी हील, शोल्डर, टैंक होता है। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं, फ्लूइड के बारे में समझ लेते हैं। तो यह ड्रिल का एक भाग है जिससे होकर चिप बाहर निकलते हैं तथा स्नेहक तेल के लिए पैसेज प्रदान किया जाता है। अब समझ लेते हैं किसी भी फाइल के निम्न भाग होते हैं, यानी कि इसके भाग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइल का जो भाग होता है वो टिप या पॉइंट होता है। फेस भी होता है इसका भाग, कोर भी होता है, हील भी होता है, शोल्डर भी होता है, टैंग होता है, फेरूल होता है, हैंडल होता है। अब आइए एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। तो टिप या पॉइंट के बारे में समझते हैं। तो यह फाइल का निचला सिरा होता है जो तिकोना बनाया जाता है परंतु कभी कभी सीधा होता है। अब समझ लेते हैं फेस के बारे में। तो यह फाइल का चपटा भाग है जिस पर दांते कटे होते हैं। अब समझ लेते हैं कोर के बारे में। तो रेती का पतला भाग है जिस पर समानांतर दांतों की एकल पंक्ति होती है। अगला है हील के बारे में समझते हैं। तो फेस व टैंक के बीच बिना दांतों वाला प्लेन भाग हील कहलाता है। अब समझ लेते हैं शोल्डर के बारे में। तो हील के ऊपर टैंग बनाने के लिए तिरछे भाग को शोल्डर कहते हैं। अब समझ लेते हैं टैंग के बारे में। तो इसमें लकड़ी का हत्था लगाया जाता है। अब समझ लेते हैं फेरूल के बारे में। तो हैंडल के अग्र भाग पर धातु के छल्ले को फेरूल कहा जाता है। अब समझ लेते हैं हैंडल के बारे में। तो यह लकड़ी या प्लास्टिक का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। निम्नलिखित में से किसे एक मत्स्य पश्च फाइल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि क्रॉसिंग फाइल को। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो क्रॉसिंग फाइल को एक फिश बैक फाइल भी कहा जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इस रेती में कोई भी समतल सतह नहीं होती है बल्कि दोनों सतहें अलग अलग अर्ध गोलाइयों की होती है। अगला है, इस प्रकार की रेती का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वक्र सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से है। और फ्रेंड्स, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपके 100% आपके यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में आपके 100% यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।